अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले हमने टर्म देखी थी कैपिटल क्या होता है, क्या हमें वो समझ आया? सिंपली वट एवर ओनर इन्वेस्टर्स इन टू द बिजनेस, देन आफ्टर दैट ड्राइंग्स एंड एसेट लायबिलिटी, और कुछ पढ़ा था हमने? इतना ही पढ़ा था? लायबिलिटी पढ़ा था हमने, डिस्काउंट भी हमने देखा था, है ना? चलिए आज हम देखते हैं सबसे पहले ट्रांजैक्शन क्या होता है। ट्रांजैक्शन क्या होता है? क्या नाम हमने कभी सुना है? क्या होता है ट्रांजैक्शन? सिंपल में अगर आम भाषा में देखेंगे, जो हमारे घर वाले भी यूज करते हैं, लेन देन बोलते हैं ना। लेन देन मतलब क्या होता है? लेना और देना, इसी को हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन। लेकिन यहां पर अब क्या बोलेंगे हम? वी कैन से इट मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर व्हाट? फॉर मनी और मनी इज वर्थ। जब भी गुड्स या सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता है, किसके साथ? या तो मनी के साथ या मनी के बदले कोई और चीज। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी ये मार्कर मैंने अभी बेचा, मैंने बोला दिस कॉस्ट इज 80 रुपीज, तो इसने मुझे 80 रुपीज दी और मैंने इसको मार्क कर दिया। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड ट्रांजैक्शन। लेकिन जो मैंने एक्सचेंज यहां पर किया, बदले में क्या मिला मुझे? पैसा मुझे मिला, मनी मुझे मिले, है ना? ओके, अब मैंने इसको अकाउंटेंसी की बुक भेजी, इसने बोला सर कितना? मैंने बोला 500। इसने बोला सर ये लीजिए चेक। बात समझ आ रही ना? या इसने मुझे कहा सर 1 महीने बाद, 2 महीने बाद मैं आपको पैसे दूंगी, है ना? तो इसको भी हम बोलते हैं मनी इज वर्थ। समझ आया? सिंपली जब गुड्स या सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता है फॉर मनी और मनी इज वर्थ, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड ट्रांजैक्शन, है ना? देखिए, इससे पहले थोड़ा सा मैं कहूंगा, अगर देखा जाएगा हर कोई इंसान इस दुनिया में सुबह से लेकर शाम तक कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है कि नहीं? सुबह आप उठे, आप इधर कोचिंग के लिए आप निकले, आपने नोटबुक खरीदी, है ना? आपने बुक खरीदी, आपने बैग खरीदा, आपने किसी जो ब्लाइंड पर्सन था उसका हाथ पकड़ के उसको रोड क्रॉस करवाया। तो हर कोई ना कोई एक्टिविटी करता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो, हर कोई एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। तो उन्हीं एक्टिविटीज को हम क्लासिफाई करते हैं 2 कैटेगरीज में। एक को हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरे को हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? जहां पर आपका मकसद क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट या टू अर्न मनी। नॉन इकोनॉमिक वो क्यों की जाती हैं वो एक्टिविटीज? सिंपली फॉर आवर पर्सनल सेटिस्फेक्शन, फॉर आवर साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। मुझे बताइए, अगर आपने ये नोटबुक लाई, किस लिए लाई? आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपको नोट्स इस पे लिखने हैं, हाँ? और जिसने भेजा उसका मकसद क्या है? पैसा कमाना। दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपने किसी बंदे को रोड क्रॉस करवाया, वो ब्लाइंड पर्सन था, क्या आपको पैसे देगा बदले में? मत ना देगा। तो दैट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये हम कहते हैं इकोनॉमिक्स में। लेकिन जो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज है ना, इसी को हम अकाउंटेंसी में कहते हैं ट्रांजैक्शन। क्या बोलते हैं? समझ आया? अब ट्रांजैक्शन समझ आया? ओके, ट्रांजैक्शन के टाइप्स है। अब इट कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। इट कैन बी financial transactions, it can be non-financial transactions, and it can be barter transactions. Now sir, what do you mean by financial transactions? Financial transactions are those transactions which can be measured in terms of money. कोई भी ट्रांजैक्शन जिसको आप मेजर कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ मनी, दैट वेरी ट्रांजैक्शन इज नोन एज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। मैंने ये जैकेट खरीदा अभी, फॉर एग्जांपल 4000 में, इज दिस मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी? यस, दिस इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, सो वी कैन से दिस इज द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। मैंने मोबाइल खरीदा फॉर एग्जांपल 20,000 में, इज दिस मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी? यस, सो दिस इज द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। नाउ नॉन फाइनेंशियल, these are those transactions which cannot be measured in terms of money. कोई भी ट्रांजैक्शन जिसको आप मेजर नहीं कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ मनी, उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी। याद रखिएगा, अकाउंटेंसी की जो सबसे बड़ी लिमिटेशन है, दैट इज नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इनको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है अकाउंटेंसी में, जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती है।
Okay, non-financial transactions are those transactions which cannot be measured in terms of money. Those transactions which cannot be measured in terms of money. Example, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऑनेस्ट एम्प्लॉय है, कैन वी मेजर हिज ऑनेस्टी? मत ना कर सकते मेजर, तो दैट इज नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. सो सच काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. द थर्ड वन इज बार्टर ट्रांजैक्शन. यू नो दैट? ओके, क्या होता है? Simply, when commodities are exchanged with commodities, that is what we called barter system या barter transactions. आजकल ऐसा होता है? Sure? कर सकते हैं, मतलब कि कोई एग्जाम्पल? मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल देता हूँ, पता नहीं आप इस चीज़ से वाकिफ़ हो. घर में जो भी हमें कुछ पुरानी चीज़ें होते हैं, फिर वो ऑटो वाला आता है, बदले में कोई चीज़ देता है उसको, बर्तन कुछ है ना, जो हमारी माँ बहनें होती है वो ये चीज़ें करती है ना. दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड बार्टर सिस्टम. ठीक है? ओके. नाउ फाइनेंशियल कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन. ठीक है? फाइनेंशियल को हमने फर्दर क्लासिफाई किया किसमें? कैश ट्रांजैक्शन में और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में. नाउ सर, व्हाट इज कैश ट्रांजैक्शन? देखिए, जब भी कोई ट्रांजैक्शन हो जाएगी, अगर इमीडिएटली पेमेंट पास हो जाएगी, इमीडिएटली उसमें मनी इन्वॉल्व हो जाएगा, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड कैश ट्रांजैक्शन. समझ आया? फॉर एग्जाम्पल, मैंने मार्कर खरीदा, मैंने उसको 80 रुपीज दी उधारी, सो इमीडिएटली पेमेंट हुई ना. सो सच काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस आर नोन एज कैश ट्रांजैक्शंस. Then after that we are having credit transactions. मैंने मोबाइल फ़ोन खरीदा 20,000 का, मैंने बोला भाई अभी पैसे नहीं है, आपको मैं 1 महीने के बाद पैसे दूंगा. सो मैंने इमीडिएटली पेमेंट की, मत ना की. सो सच काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस आर नोन एज क्रेडिट ट्रांजैक्शंस. समझ आया सबको? तो अभी हमने पहली टर्म देखी, ट्रांजैक्शन क्या होता है. ट्रांजैक्शन में हमने बोला 3 टाइप्स है, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, बार्टर. और फाइनेंशियल में 2 है, कैश और क्रेडिट. इज दिस क्लियर? ओके. इसके बाद हम देखते हैं दूसरी टर्म, दैट इज इवेंट. सुना है इवेंट क्या होता है? शाबाश. देखिए सर, पहले आप लिखिए फिर मैं समझाता हूं. इवेंट मीन्स आउटकम और आउटकम और रिजल्ट. आउटकम और result of transactions is known as event. जो भी हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, उन ट्रांजैक्शंस का जो हमें रिजल्ट निकल के आता है, उसको हम क्या कहते हैं? उससे हम कहते हैं इवेंट. हम उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इवेंट हम उसको बोलते हैं. सर अब आप समझाइए एग्जाम्पल के जरिए. फॉर एग्जाम्पल, हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया, हमने उसमें 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया. कितना हमने इन्वेस्ट किया? 10 लाख रुपए हमने उसमें इन्वेस्ट किया. ओके. बिजनेस कौन सा करेंगे हम? सर स्टेशनरी का बिजनेस करते हैं. ठीक है ना? ओके. जब 10 लाख रुपए हमने उसमें इन्वेस्ट किया, अब हम उठे, अब हम इस दुकान के लिए, इस शॉप के लिए, इस बिजनेस के लिए हम स्टॉक ला रहे हैं. तो फाइनली हमने स्टॉक बराबर 10 लाख रुपए का लाया. हमने 10 लाख रुपए का स्टॉक लाया बराबर. ठीक है ना? सो वी हैव परचेज्ड द गुड्स. ठीक है. कितना इन्वेस्ट किया हमने? 10 लाख. हमने गुड्स कितने के खरीदे? अच्छा, गुड्स खरीदना ये क्या है? यस, इट इज ए ट्रांजैक्शन. इसके बाद क्या हुआ है? अब मैंने बेचना शुरू किया, पूरे साल में इन गुड्स को बेच रहा हूं. तो फाइनली साल के आखिर में मुझे पता चला मैंने 9 लाख में अपने गुड्स को बेचा. कितने में बेचा? 9 लाख में मैंने गुड्स को बेचा. बेचने को क्या बोलते हैं हम? सेल्स. शाबाश. और जब साल खत्म हुआ, जब हम पढ़ते थे 11th 12th फर्स्ट ईयर, साल के आखिर में हमें क्या निकलता था? रिजल्ट, है ना? वैसे ही यहां पर आज साल खत्म हुआ, साल के आखिर में देखेंगे क्या पोजीशन है हमारे बिजनेस की.
जब मैं अपने बिजनेस की पोजीशन चेक कर रहा हूं, मैं आपसे कहता हूं बेटा अभी भी 2 लाख का माल हमारे पास मौजूद है अपनी शॉप पे। कितना स्टॉक मौजूद है अभी अनसोल्ड? 2 लाख का माल। फिर हमने कितना माल बेचा है? 8 लाख। समझ आ रहा है? कितने का माल आया? ओके, फिर कितने में बेचा? जब हमने 9 लाख में माल बेचा, अभी भी कितना मौजूद है बिजनेस में? 2 लाख। तो बेटा ये जो मौजूद हमारे पास माल है, इसको हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्या कहते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। शाबाश। तो हमने गुड्स खरीदे थे 10 लाख में, उसमें अभी कितना मौजूद है? 2 लाख। तो कितने के गुड्स फिर हमने भेजे हैं? 8 लाख के। कितने में भेजे? तो सर हमने 8 लाख के गुड्स को 9 लाख में भेजा है। तो बेच के फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? फायदा हुआ। कितना? सर 1 लाख हमें फायदा हुआ। 1 लाख हमें फायदा हुआ। जो भी हमने ट्रांजैक्शंस की, ये जो हमने ट्रांजैक्शंस की, इनका क्या रिजल्ट आया साल के आखिर में? सर एक तो रिजल्ट आया हमें प्रॉफिट हुआ 1 लाख, और सर रिजल्ट आया हमारे पास अभी भी 2 लाख का माल मौजूद है। इसी को हम कहते हैं इवेंट। जो आपने लिखा रिजल्ट और आउटकम ऑफ ट्रांजैक्शंस इज नोन एज इवेंट। समझ आया? समझ आया? जैसे आप अभी यहाँ पर पढ़ रहे हो, है ना, आप टेस्ट दोगे, आप हर कोई सब्जेक्ट पढ़ोगे पूरे साल, जब तक आपका एग्जाम आ जाएगा तब तक आप मेहनत करोगे। जो कुछ भी आप ये सब कर रहे हो ना, इसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शंस। तो जब आप एग्जाम फाइनली दोगे, एग्जाम के बाद क्या आना है? रिजल्ट। जो वो रिजल्ट आ जाएगा ना, जो भी आपने मेहनत की उसका फल आ जाएगा। वो जो फल आ जाएगा दैट इज इवेंट। समझ आया? समझ आया? इवेंट भी क्लियर है? ओके। सो ट्रांजैक्शन भी हो गया हमें और इवेंट भी हो गया। देन आफ्टर दैट third term will be expenditure. सुना है? शाबाश। क्या होता है एक्सपेंडिचर? सिंपली अगर आम भाषा में हम देखेंगे, एक्सपेंडिचर खर्चा होता है। जो हमारे मतलब कि जो नॉन कॉमर्स हैं, जिनको कॉमर्स के बारे में पता भी नहीं है, वो भी बोलते हैं खर्चा। तो एक्सपेंडिचर उनके लिए खर्चा है। तो अगर हम लेमैन्स लैंग्वेज में देखेंगे, एक्सपेंडिचर को हम ये भी कह सकते हैं, व्हेन एवर मनी गोज आउट ऑफ द बिजनेस इज नोन एज एक्सपेंडिचर। ये मैं लेमैन्स लैंग्वेज, अकाउंटिंग की क्या डेफिनेशन है वो भी बोलूंगा। तो मैंने क्या कहा? व्हेन एवर मनी गोज आउट ऑफ द बिजनेस इज नोन एज एक्सपेंडिचर। जब भी आपके बिजनेस से पैसा बिजनेस के बाहर जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सपेंडिचर कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा ठीक है सर, पैसा बिजनेस के बाहर जाएगा, क्यों जाएगा? रीजन क्या है? शाबाश। पैसा बिजनेस के बाहर जाएगा, सर रीजन क्या है? शाबाश। कोई कह रहा है सर परचेज। यस, ओके। देखिए, जो पैसा बिजनेस के बाहर जाता है ना, 3 रीजन है। कितने रीजन है? 3 रीजन है बिजनेस से पैसा बाहर जाएगा। क्या क्या है? पहला जो इसमें आ जाएगा, दैट विल बी कैपिटल एक्सपेंडिचर। Capital expenditure. The second one will be revenue expenditure. Revenue expenditure. And the third one will be a deferred revenue expenditure. सिंपली अभी हमने क्या कहा? हमने कहा सर एक्सपेंडिचर क्या होता है? सर आपने बोला लेमैन्स लैंग्वेज में पहले कोशिश करते हैं समझने की। सिंपली वेन एवर मनी गोज आउट ऑफ द बिजनेस दैट इज नोन एज एक्सपेंडिचर। जब भी हमारे बिजनेस के बाहर पैसा जाता है, उसको हम कहते हैं कि हमें खर्चा हुआ, हमें एक्सपेंडिचर हुआ है। अब आपने सवाल किया पैसा क्यों जाएगा बाहर? मैंने कहा 3 इंपॉर्टेंट रीजन है पैसा निकलने के। पहला मैंने कहा कैपिटल एक्सपेंडिचर, देन मैंने कहा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, देन आफ्टर दैट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है? ओके। अब सर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? देखिए, जब भी आपकी बिजनेस में कोई खर्चा हो जाएगा, अगर उस खर्चे का फायदा आपके बिजनेस को एक तो इस साल भी मिलेगा और आने वाले सालों में भी मिलेगा, मोर देन 1 ईयर, जिस खर्चे का बेनिफिट बिजनेस एक तो इस साल भी रिसीव करेगा और आने वाले ईयर्स में भी उसको रिसीव करेगा या कंज्यूम करेगा, सच काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। बात समझ आ रही है ना? कोई भी खर्चा जिसका फायदा बिजनेस को मिलेगा 1 साल से ज्यादा टाइम तक,
मुझे आप बताइए, हम सब बाहर एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उस बिल्डिंग बनाने में जितना भी हमें पैसा लगेगा, जो भी हमें खर्चा लग रहा है, जब वो बिल्डिंग तैयार हो जाएगी वो हमें खाली 1 साल फायदा देगी? मत ना देगी, बल्कि सर कम से कम 1 साल से ज़्यादा टाइम तक, 10 साल भी, 100 साल भी, है ना, 50 साल भी हो सकता है। सो सच काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। बात समझ आ रही है ना? द सेकंड वन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चा होता है जिस खर्चे का फायदा आपके बिजनेस को खाली 1 साल के अंदर अंदर मिलेगा। ऐसे खर्चे को हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पर ऑन द बेस ऑफ सैलरी हूं। यहां पर मुझे आप बताइए, अभी चल रहा है दिसंबर का महीना, कौन सा महीना चला गया? नवंबर। पूरे नवंबर के महीने मैंने आप यहां पर पढ़ाया, क्या इग्नाइटेड वालों ने मेरी सर्विसेज ली नवंबर में? फॉर एग्जाम्पल मैंने पढ़ाया, ली? हाँ सर, उन्होंने सर्विस ली। तो बेनिफिट उठाया उन्होंने? हाँ सर, बेनिफिट उठाया उन्होंने। हाँ, तो ये जो है ना, ये खर्चा जो उनको अब नवंबर की सैलरी मुझे देनी है, दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर द इग्नाइटेड माइंड्स। बात समझ आ रही है ना? तो कोई भी खर्चा जिसका फायदा विद इन 1 ईयर आपने कंज्यूम किया है, याद रहे यहाँ पर एक बात, जो मैं चाहे कैपिटल पढ़ा रहा हूँ चाहे रेवेन्यू पढ़ा रहा हूँ, इसमें वेदर यू हैव पेड और नॉट, इट डजेंट मैटर्स। क्योंकि जो आपका सिलेबस है सारा, एक होता है प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस, दूसरा होता है नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस, हाँ, गवर्नमेंट, हाँ, या ट्रस्ट्स होते हैं, उनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, उनका सर्विस देना होता है। तो वहाँ पर एक अलग सिनेरियो होता है, और जो प्रॉफिट मेकिंग होती है वहाँ पर एक अलग सिनेरियो होता है। तो याद रहिए, हम प्रॉफिट मेकिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? तो मैंने आपसे कहा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, सिंपली कौन सा खर्चा है ये? 1 साल से ज़्यादा आपको बेनिफिट देगा। रेवेन्यू विद इन द 1 ईयर। हमने ये रूम लिया है रेंट पे, जिसका ये रूम है उसने बोला पर मंथ मैं आपको लूंगा 10,000 रेंट, ठीक है ना? पूरे साल का कितना बनेगा? 1,20,000। अब मुझे बताओ, 1,20,000 कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? शाबाश, क्या है सर? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि सर जो ही हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा तो हमने इस रूम का बेनिफिट उठाया है। तो चाहे अब देखो, क्या चाहे आपने वहां पर फिर पे किया होगा या नहीं किया होगा, इट डजंट मैटर्स इन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। वो क्यों है? आगे जाके एक कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है ना? तो ये वही हमें कह रहा है, चाहे आपने पैसा पे किया है या नहीं किया है, इट डजंट मैटर्स। सिंपली अगर खर्चा इस साल का है तो ये खर्चा इसी साल मुझे दिखाना भी है। जैसे मैंने ये रेंट पे लिया है ये रूम, मुझसे कहा गया 1,20,000 देना है, तो ये 1,20,000 मुझे इस साल का खर्चा है। क्यों? क्योंकि मैंने इस 1,20,000 का खर्चा इसी साल उठाया है। दैट इज वाई दिस इज नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा, इग्नाइटेड वालों ने ये फर्नीचर लाया, इज दिस कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर। बात समझ आ रही है ना? इन्होंने ये स्मार्ट बोर्ड लाया, व्हाट इज दिस? कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ आया? क्लास पे कर सकते हो अब? शाबाश। देन आफ्टर दैट वी आर हैविंग डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर देखा जाएगा, अगर मैं डेफर्ड वर्ड काटूं, यहां पर क्या बचेगा? तो असल में क्या है ये? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन क्या होता है, देखिए, ये हमने असल में खर्चा किया होता है 1 साल के लिए, है ना? बट होता क्या है, ये ह्यूज अमाउंट होता है, इसका बेनिफिट फिर हमें 1 ही साल नहीं मिलता है, 1 साल से ज्यादा टाइम तक मिलता है। मुझे पता है यहां पर कंफ्यूजन हो जाएगा कैपिटल के साथ, हो जाएगा ना? ओके, आई विल क्लियर दैट। पहले मैं समझाता हूं, फिर मैं वो डाउट क्लियर करूंगा आपका। देखो, डेफर्ड की एग्जांपल पहले देता हूं मैं। हर साल कोचिंग सेंटर्स एडवर्टीजमेंट करते हैं कि नहीं? शाबाश। उसी में से एक सेंटर है इग्नाइटेड माइंड्स। ये निकले हैं क्या? ये निकले एडवर्टीजमेंट करने हर किसी एरिया से, फाइनली नॉर्थ से, साउथ से, सेंट्रल कश्मीर से। लेकिन जब ये साउथ कश्मीर पहुंचे, पिछले साल जो इन्होंने एडवर्टीजमेंट की थी वो किस साल का खर्चा था? पिछले साल के लिए। लेकिन जब ये नॉर्थ पहुंचे, वहां पर पिछले साल का एक भी बोर्ड नहीं है, एक भी बैनर नहीं है। जब ये सेंट्रल कश्मीर पहुंचे, वहां पर भी कुछ नहीं है। लेकिन जब ये साउथ कश्मीर पहुंचे, जो पिछले साल इन्होंने एडवर्टीजमेंट की थी वो आज भी उधर ही है। फिर से बोर्ड लगाने की जरूरत है? मत ना है। वो खर्चा किस साल का था? बेनिफिट कब दिया? आया समझे? तो यूजुअली जब हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं ना, हमें उसके लिए एडवर्टीजमेंट करनी होती है। लोगों को मत पता होता है कि प्रोडक्ट क्या आया, कैसा है, तो हम बढ़ चढ़ के एडवर्टीजमेंट करते हैं, ह्यूज अमाउंट उस पर खर्च करते हैं। वो जो हम एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करते हैं ना, उसका फायदा हमें 1 साल से ज़्यादा टाइम तक मिलता है। तो उसी को हम बोलते हैं, क्यों? वरना वो एक्सपेंडिचर 1 साल के लिए होता है, लेकिन उसका बेनिफिट डेफर हो रहा है।
विद इन 2-3-4 ईयर्स हमें वो मिलेगा। सर लेकिन यहाँ पर भी तो आपने वही कहा, कोई भी खर्चा जिसका फायदा 1 साल से ज़्यादा टाइम तक मिलेगा। याद रखेंगे आप, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ना, याद रखेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर का और एक नाम है एसेट। सुना था कभी? कैपिटल एक्सपेंडिचर का और एक नाम क्या है? इसका और एक नाम है एसेट। क्या नाम है? एसेट। तो जब भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो ना, उससे आपकी एसेट क्रिएट हो जाती है। क्या हो जाती है? एसेट क्रिएट हो जाती है। लेकिन जो आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इससे कोई भी एसेट आपकी क्रिएट नहीं हो जाएगी। ठीक है ना? तो फर्क इन दोनों में यही है। ये फायदा आपको, ये खर्चा आपको फायदा 40 साल, 50 साल, 100 साल दे सकता है। ये मैक्सिमम 3, 4, 5 मैक्स, उससे ज्यादा नहीं जाएगा ये। ठीक है ना? समझ आया? फिर से मत बोलना है। कैपिटल क्लियर है, रेवेन्यू क्लियर है, डेफर्ड क्लियर है, कहीं पर डाउट? रिपीट मत करना है कोई चीज। ओके, सो ये था कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। समटाइम्स आपको ये कोई क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंस? कोई बता सकता है मुझे? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंस? एक्सपेंडिचर बिजनेस के लिए करते हैं, एक्सपेंसेस अपने पर्सनल। नो, याद रखेंगे, जो एक्सपेंडिचर टर्म है ना, जो अगर मैं खाली टर्म यूज करूंगा एक्सपेंडिचर, तो आपके जहन में आना चाहिए सर बात कर रहा है किसकी? कैपिटल एक्सपेंडिचर की। किसकी बात कर रहा है? जब मैं एक्सपेंस की बात करूंगा, आपके जहन में आना चाहिए सर बात कर रहा है रेवेन्यू एक्सपेंस की। तो इसका और एक नाम है एक्सपेंस। एक्सपेंस कब टर्म यूज की जाती है? जिसका बेनिफिट विद इन 1 ईयर आपको मिलेगा, उसको कहा जाता है क्या? एक्सपेंडिचर। समझ आया? समझ, उसको कहते हैं एक्सपेंस। जिसका फायदा 1 साल से ज्यादा, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, और सिंपली यू कैन कॉल एक्सपेंडिचर। इज दिस क्लियर? एसेट हो गया हमारा, लायबिलिटी भी हमारा हो गया है ना। ओके, नेक्स्ट टर्म विल बी गुड्स। नेक्स्ट टर्म इज गुड्स। ओके, व्हाट वी मीन बाय गुड्स? यस, ओके, एनीथिंग विच वी परचेज फॉर रिसेल। एनीथिंग विच वी परचेज फॉर रिसेल, कोई भी चीज जो हम इसलिए खरीदते हैं सो दैट वी कैन रिसेल इट, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड गुड्स। मुझे आप बताइए, मैं स्टेशनरी मर्चेंट हूँ। स्टेशनरी जब मैं खरीदता हूँ अपने बिजनेस के लिए, वो स्टेशनरी मेरे लिए क्या है? गुड्स। तो मैं एक फर्नीचर डीलर हूँ, फर्नीचर मेरे लिए क्या है? मैं एक कार डीलर हूँ, कार्स मेरे लिए क्या है? अच्छा, मैं कार डीलर हूँ, मैंने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर मेरे लिए क्या है? क्या है? एसेट। क्या है? एसेट है। बात समझ आ रही है ना? अगर मैं फर्नीचर डीलर, मैं कार डीलर हूँ, गाड़ियां खरीदता हूँ, वो मेरे लिए क्या है? गुड्स। लेकिन अगर कार डीलर फर्नीचर खरीदेगा, उसके लिए क्या है? वो एसेट। समझ आया ये? ओके, तो अब बेटा लेकिन यहां पर एक बात याद रखिएगा, वो कहते हैं ना हमें एक कसम खानी है, वो क्या है? अकाउंटेंसी में हम गुड्स को गुड्स के नाम से कभी नहीं पुकारते। अकाउंटेंसी में गुड्स को गुड्स के नाम से कभी नहीं पुकारा जाता है। सर फिर क्या किया जाता है? गुड्स को 5 नए नाम हम देते हैं। कितने नाम है गुड्स के? 5 नाम है इसके। सर वो क्या क्या है, वो हम देखते हैं। पहला नाम गुड्स का है परचेजेस। दूसरा नाम इसका है सेल्स। उसके बाद है परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, देन सेल्स रिटर्न, then after that stock या closing stock, you can write stock। तो गुड्स के कितने नाम हैं? 5। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए गुड्स क्या होते हैं। क्या होते हैं गुड्स? कोई भी चीज जो इसलिए खरीदी जाती है हम उसको फिर से रिसेल कर सके, वापस भेजे, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड गुड्स। अब सर आपने बोला गुड्स को कभी गुड्स के नाम से नहीं पुकारना है। गुड्स के कितने नाम हैं? 5। पहला नाम क्या है? परचेज। बताइए परचेज के नाम से कब पुकारेंगे?
जब भी आप गुड्स को खरीदते हो ना, तब आप क्या बोलते हो? आप नहीं लिखोगे गुड्स परचेज्ड, स्टेशनरी परचेज्ड, फर्नीचर परचेज्ड, कार्स परचेज्ड, नो, सिंपली व्हाट यू हैव टू राइट डाउन? परचेजेस। देखिए आगे जब हम जाएंगे मैं बोलूंगा परचेज, मेरा बिजनेस कार्स का है, मैं नहीं लिखूंगा परचेज ऑफ कार्स। फर्नीचर मेरा बिजनेस है, परचेज ऑफ फर्नीचर, नो, सिंपली देयर विल बी वन वर्ड दैट इज परचेज। तो जब भी आप आज के बाद परचेज कहीं पर देखोगे, आप क्या बोलोगे? ये वो गुड्स हैं जो इसका मेन कोर्स ऑफ बिजनेस है, जो इसने इसीलिए खरीदे हैं सो दैट ही कैन रिसेल देम। बात समझ आ रही है ना? सो इनको हम बोलते हैं परचेज। क्या बोलते हैं? परचेज। अच्छा, सेल्स के नाम से जब हम गुड्स को बेचते हैं। स्टेशनरी मर्चेंट ने स्टेशनरी को भेजा, क्या बोलेगा? सेल्स। फर्नीचर डीलर ने फर्नीचर को भेजा, क्या बोलेगा? सेल्स। अच्छा, फर्नीचर डीलर ने गाड़ी को भेजा, सेल बोलेगा? नहीं, है ना? ओके, याद रहिए सेल्स टर्म यूज खाली की जाती है गुड्स के साथ। अगर आपने एसेट को भेजा, आप नहीं बोलोगे सेल्स, उस समय हम सेल्स नहीं कहते हैं, उस समय क्या बोलते हैं वो भी मैं बोलूंगा आगे। इज दिस क्लियर? सेल्स टर्म यूज कब की जाती है? देखिए जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस है ना, मान लीजिए ये जो टर्मिनोलॉजी पढ़ा रहा हूँ ना, कम से कम 50% सिलेबस कवर इधर ही हो जाएगा, 50%। इसलिए मैं जो स्ट्रेस दे रहा हूँ ना किसी चीज़ पे, आप समझिए कि सर क्यों स्ट्रेस दे रहा है। तो परचेज कब मैं बोलता हूँ? खाली गुड्स जब होंगे। सेल्स गुड्स के साथ। अगर एसेट हमने भेजे, उधर हम सेल्स नहीं कह सकते हैं, उधर हम बोलेंगे सीधे सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ लैंड, वहां पर ये चीजें बोलेंगे। लेकिन जब गुड्स को बेचते हैं, सिंपल टर्म विल बी यूज्ड सेल्स। क्या बोलते हैं? सेल्स। आया समझे? इसके बाद है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न, हम कौन है? स्टेशनरी मर्चेंट। हम खुद खरीदते हैं कपूर से। किससे खरीदते हैं? कपूर से। जो है मैंने कपूर को ऑर्डर दिया, मुझे ये बुक्स चाहिए, फाइनली उसने पैक किया और मेरे शॉप पे भेजा। जब मैं ओपन कर रहा हूँ, मैंने बोला मुझे कल्याणी की अकाउंट चाहिए, उसने वहाँ से एनसीईआरटी की भेजी, क्या मैं वो रख लूँगा? मैं क्या करूँगा? वापस भेजूँगा। मैंने बोला 50 बुक्स चाहिए, उसने 50 भेजी, जब मैं ओपन कर रहा हूँ वो बॉक्स 10 बुक्स वहाँ पर काटी हुई हैं, मैं रख लूँगा वो? मैं क्या करूँगा? वापस भेजूँगा। कपूर मेरा क्या है? ही इज माई सप्लायर। कपूर मेरा क्या है? आप मेरी अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, मेरी, मैं बिजनेस हूं, है ना? ओके, तो आपको मेरे जो भी अकाउंटिंग में टर्म पढ़ोगे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, तो मैं बिजनेस हूं, आपको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो जो कपूर है वो मेरा क्या है? सप्लायर है। तो जब आप अपने सप्लायर को गुड्स वापस भेजते हो, चाहे वो डिफेक्टिव हो या जो आपने मांगा था वो नहीं है, उनको हम जब रिटर्न करते हैं उन गुड्स को, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड परचेज रिटर्न। क्या बोलते हैं? इसको और एक नाम है, कह सकता है कोई? यस, यू आर राइट, रिटर्न आउटवर्ड्स इसका और एक नाम है। क्या है? रिटर्न आउटवर्ड्स। रिटर्न आउटवर्ड्स। इज दिस क्लियर? तो कभी क्वेश्चन में होगा रिटर्न, परचेज रिटर्न, तो इजीली समझ आ जाएगा, लेकिन कभी होगा परचेज रिटर्न ना, रिटर्न आउटवर्ड्स। देखो रिटर्न तो है बट आउटवर्ड, अगर हमारे पास वापस आ जाएगा तब क्या होगा? इनवर्ड्स। जब हमसे बाहर जाएगा तब क्या होगा? आउटवर्ड्स। आया समझिए? ओके, देन आफ्टर दैट इज सेल्स रिटर्न। अब तो हमारे पास गुड्स हैं, हम किन को भेजेंगे? अपने कस्टमर्स को। तो जो ही हमने अपने कस्टमर्स को गुड्स भेजे, वो घर पहुंचे, उनको डिफेक्टिव निकली, है ना, या ओवर चार्ज हमने प्राइस किया था उनको, या कोई भी चीज़ जिसकी वजह से वो उन गुड्स को हमें क्या कर रहे हैं? वापस कर रहे हैं। तो जब हमारे कस्टमर्स हमें गुड्स वापस भेजते हैं, तब कौन सा नाम है? सेल्स रिटर्न है। तब नाम क्या है? सेल्स रिटर्न। तो दूसरा नाम क्या रहेगा? रिटर्न इनवर्ड्स। इज दिस क्लियर? शाबाश। देखो जितना मैंने अपने इस शॉप के लिए माल लाया था, क्या ज़रूरी है सारा का सारा माल बिकेगा? मत ना है, कुछ तो अनसोल्ड भी रहेगा ना। तो जो अनसोल्ड स्टॉक हमारे पास रहता है ना, उसको हम कहते हैं स्टॉक। क्या बोलते हैं? स्टॉक। नाउ स्टॉक कैन बी ऑफ टू टाइप्स, इट कैन बी ओपनिंग स्टॉक, इट कैन बी क्लोजिंग स्टॉक। देखिए आज शाम को मैं घर में सोया, मेरी जेब में 10,000 रुपये थे, तो ये मेरा आज का क्लोजिंग स्टॉक है। जब मैं कल सुबह नींद से उठूंगा, जेब में कितना होगा? यही 10,000। तो आज का क्लोजिंग कल का क्या बनेगा? ओपनिंग बनेगा। बात समझ आ रही है ना? सो ये गुड्स के कितने नाम है? 5 नाम है। पहले हमने बोला सिंपली गुड्स होते हैं फॉर सेल। सबको समझ आ रहा है? मैं ज़्यादा तेज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना? शाबाश। ओके, गुड्स के कितने नाम है? 5। परचेज के नाम से कब?
अच्छा, आप गए किसी क्लॉथ मर्चेंट के पास, उसने लिखा है अपने बुक्स में परचेज, वो क्या परचेज होगा वहाँ पर? गुड्स। मतलब उसके लिए गुड्स क्या है? क्लॉथ्स, है ना? शाबाश। सेल्स, उसने भेजे होंगे, है ना? इज दिस क्लियर? शाबाश। इसके बाद में एक टर्म उठाता हूं विच इज डेटर। ये सबके जुबान पे होगी ये टर्म और आपको पता भी होगा। क्या होता है डेटर? जो हमसे उधार ले, वन हु ओज बिजनेस। मैंने बैंक से लोन लिया, उसको भी डेटर बोलेंगे? मैंने बैंक से लोन लिया, उसको डेटर बोलेंगे? हाँ, है ना? मैं बिजनेस हूँ, आपने कहा कि, हाँ, आपने क्या कहा था इसकी मीनिंग? वन हु ओवर्स टू द बिजनेस, जो बिजनेस को ओ करता है। तो मान लीजिए मैंने क्या किया है, मैंने किसी को लोन दिया 10,000 रुपये, क्या मैं उसको डेटर कहूँगा? यस? नो? वाई? देखो डेटर टर्म यूज़ कब होती हैं? जब भी हम गुड्स बेचते हैं ना, अगर आपने गुड्स को उधार भेजा, मैं एक स्टेशनरी मर्चेंट हूँ, मैंने इसको 10 बुक्स भेजी है, कितने में? 1,000 रुपये में। इसने बोला सर आज पैसे नहीं है, 2 दिन 10 दिन बाद आपको पैसे दूंगी, तो शी विल बी माई डेटर। डेटर इज अ पर्सन हु ओव्स मनी टू द बिजनेस, लेकिन फॉर व्हाट पर्पज? फॉर सेल ऑफ गुड्स या सर्विसेज। गुड्स के रिलेटेड या सर्विसेज के रिलेटेड अगर हमें कोई पैसा ओ करता है ना, तब हम उसको बोलते हैं डेटर। बात समझ आ रही है ना? इसने मुझसे क्या खरीदे? गुड्स, बुक्स खरीदी इसने, है ना? मैं स्टेशनरी मर्चेंट हूँ, इसने मुझसे बुक्स खरीदी, तो जो ये बुक्स मुझसे खरीद रही ना, तो पैसे इसी के पास है, तो जो बुक्स है मेरे लिए वो गुड्स है ना, तो गुड्स के रिलेटेड पैसे वो कर रही है ना मुझे, तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड शी इज माई डेटर। ओके, अब मैंने क्या किया, मैंने इसको लोन दिया 10,000, तो ये भी मुझे पैसा वो कर रही है ना? क्या इसने गुड्स खरीदे थे? मत ना, इसने मुझसे लोन लिया था। आई कैन से दैट इज अ शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन इज द एसेट फॉर द बिजनेस। बात समझ आ रही है ना? वो भी एसेट ही है, ये भी एसेट ही है, लेकिन फर्क है। डेटर टर्म कब यूज की जाती है? जब आप गुड्स या सर्विसेज को बेचते होता है, उस समय उनके रिलेटेड अगर आपको कोई पैसा ओ करता है ना, उधार उसने लिए होंगे, फिर वो ओ करता है आपको पैसे, दैट टाइम वी आर यूजिंग द टर्म डेटर। क्या उसको बोलते हैं हम? डेटर। Is this clear? Simply one who owes money to the business regarding sale of goods, उसको हम क्या कहते हैं? डेटर बोलते हैं। नाउ आप सब ने मुझसे उधार खरीदा, ये तो एक ही है, शी इज माई डेटर, लेकिन आप सब ने खरीदा, तब क्या बोलूं? सन्ड्री डेटर्स। क्या बोलता हूं? सन्ड्री डेटर्स। अच्छा, जो आप सब कलेक्टिवली अमाउंट मुझे वो करते हैं, उसको क्या बोलूं? शाबाश, उसको बोलते हैं बुक डेट। क्या बोलते हैं? बुक डेट। क्या बोलते हैं? बुक डेट। हाँ, जितना भी आप सब कलेक्टिवली मुझे पैसा ओ करते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं? बुक डेट। है समझिए? कभी सेंट्री फिर से? ओके, देखिए क्या है, सिर्फ इसने मुझसे उधार लिया, तो व्हाट शी इज डेटर फॉर मी। ओके, अब ये भी आई, अब सब वन बाय वन, अब सब आए मुझसे उधार खरीदने, तो ये भी पैसा वो करते हैं, ये भी, अब सब पैसे वो कर, तो कलेक्टिवली मैं आप सबको नाम देता हूँ। सन्ड्री मीन्स बहुत सारे, सन्ड्री मीन्स बहुत सारे, तो आप सब मेरे क्या हो? आप डेटर्स। इसीलिए आप सबको मैं एक ही नाम दूंगा, सन्ड्री डेटर्स। बेटा आपने इससे पहले पढ़ा था अकाउंटिंग इज द आर्ट, पढ़ा था आर्ट। मुझे आप बताओ, अगर मैं आप सबका अलग अलग नाम लिखूंगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, मेरे अकाउंट्स कौन पढ़ेगा? वो तो हेक्टिक लगेगा ना। अगर मैं सबका, अगर 50 डेटर्स हैं, 50 का नाम वहां पर लिखने बैठूंगा, आर्ट किस चीज़ का है फिर? ये आर्ट इसी चीज़ का है ये, कि मुझे क्या करना है, मैं आप सबको कलेक्टिवली एक नाम यहां पर दूंगा, वो क्या है? दैट इज सन्ड्री डेटर्स। क्या है वो? सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री मीन्स बहुत सारे डेटर्स है मेरे। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ओके, अब जो अमाउंट आप सब कलेक्टिवली मुझे ओ करते हो, 10,000 10,000 10,000 सब कर रहे हैं मुझे ओ, तो फाइनली मैं कहूँगा 1,70,000 आप सब मुझे ओ कर रहे हो। जो ये 1,70,000 है ना, इसको मैं कह सकता हूँ बुक डेट। क्या कह सकता हूँ? बुक डेट भी इसको मैं कह सकता हूँ। क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट वन इज क्रेडिटर्स। शाबाश। क्या होते हैं क्रेडिटर्स?
सिंपल, हाँ, शाबाश। देखिए अभी हमने देखा मैं कौन हूँ, बिजनेस, हाँ। जब आप मुझे ओ करते हो तो आप मेरे क्या हो, डेटर्स। ओके, मैं बिजनेस हूं। जब बिजनेस किसी और को ओ करता है तब क्या नाम देते हैं हम, क्रेडिटर्स। क्या नाम देते हैं, क्रेडिटर। मैं किससे माल खरीदता हूं, कपूर से। कपूर मेरा सप्लायर है। मैंने 1 लाख का माल खरीदा कपूर से, लेकिन मैंने 70,000 ही उसको दिए हैं। मैं कितना ओ कर रहा हूं कपूर को, 30,000। सो मैं कहूंगा कपूर इज माई क्रेडिटर। मैं उसको ओ करता हूं 30,000, दैट इज वाई कपूर क्या है मेरे लिए, क्रेडिटर। क्या है मेरे लिए, मैं मत खाली कपूर से माल खरीदूंगा, जितने भी यहाँ पर बड़े बड़े मर्चेंट्स होंगे उनसे मैं माल लूंगा। तो अगर मैं सबको पैसे ओ करता हूं, कलेक्टिवली क्या बोलूंगा फिर, सैनिटरी क्रेडिटर्स। इज दिस क्लियर, समझ आवा। क्रेडिटर देखो क्या मैं ये बोलूंगा इन 2 टर्म्स में, चाहे वो कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या किसी भी बैकग्राउंड से, डाउट होता है बच्चों को, उनको फिर पता ही नहीं चलता 2 दिन बाद डेटर कुछ गो तो क्रेडिटर कुछ गो। बात समझ आ रही है ना। इसलिए ये समझना है आपको, जो भी टर्म पढ़ने हैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू, मैं बिजनेस हूं, ये बिजनेस है। बिजनेस को जो पैसे ओ करेगा, जो कोई भी बिजनेस को पैसा ओ करेगा वो क्या है, वो क्या है, डेटर है वो। लेकिन बिजनेस जिसको ओ करता है उसको क्या कहते हैं हम, क्रेडिटर। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर, शाबाश। नेक्स्ट टर्म इज बिल इज रिसीवेबल। बिल इज रिसीवेबल, यस, हाँ, उसको नहीं, उसको बुक डेट नहीं बोलते हैं, आप उसको सिंपली क्रेडिटर्स लिख सकते हो, यही बस, क्रेडिटर, सिंपल। ओके, अगर आप चाहोगे यहाँ पर मैं और एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, जो डेटर्स होते हैं ना, दैट इज द करंट एसेट, है ना, और जो क्रेडिटर्स होते हैं दैट इज द करंट लाइबिलिटी। हाँ, साथ साथ थोड़ा रखोगे क्योंकि मुझे आगे और पढ़ाना ये चीज़ें फिर, लेकिन अगर यहाँ पर ही थोड़ा लिख के रखेंगे, जो डेटर होता है वो क्या होती है, करंट एसेट। करंट एसेट पढ़ा है कल मैंने, शाबाश। मैंने कहा क्रेडिटर्स करंट लाइबिलिटी, हमने पढ़ा कल, शाबाश। तो ये करंट लाइबिलिटी है। देन आफ्टर दैट बिल इज रिसीवेबल और बिल इज पेएबल भी लिख के रखता हूँ, अब दोनों एक साथ समझाता हूँ। बिल इज पेएबल, शाबाश, सुना है, ओके। क्या होता है बिल इज रिसीवेबल, वेरी गुड, शाबाश। देखिए बस यहाँ पर इसने बहुत ही अच्छे टेक्निकल डेफिनेशन मुझे यहाँ पर बताई, बट यहाँ पर जो नॉन कॉमर्स है उनको ये समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। देखिए मैं इसको बहुत ही आसान भाषा में आपके सामने रखता हूँ। बिल्स रिसीवेबल क्या होते हैं, हाँ, फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर देखा जाएगा ना, बिल्स रिसीवेबल डेटर होता है। क्या होता है, पहली बात आप याद रखिएगा, बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, डेटर ही होता है। लेकिन फ़र्क क्या होती है, मैं कपूर के पास गया माल खरीदने, पहली बार गया तो उसने मुझे दिया, दूसरी बार गया उसने दिया, लेकिन उसको मैं पैसे टाइम पे नहीं दे रहा हूँ, तीसरी बार गया उसने इनकार किया। मैंने बोला क्यों, बोला नहीं मैं नहीं दूंगा, मैं उधार नहीं बेचता हूँ। तो फाइनली उसने मुझे कहा देखो, अगर मैंने कपूर से बुक्स खरीदी हैं 10,000 रुपये की, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, सिंपल बिल है, कल को 1 महीने बाद 2 महीने बाद कपूर मेरे पास आ रहा है पैसे मांगने। मैंने बोला कौन से पैसे, कब के पैसे, क्या मैंने लिया तुमसे, वो मुझे कुछ कर सकता है, वो मुझे स्यू कर सकता है कोर्ट में, नहीं कर सकता। वाई, ही इज़ नॉट हैविंग एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फॉर दैट। बात समझ आ रही है ना। लेकिन कपूर ने अब क्या कहा, बोला ठीक है आपको उधार चाहिए ना, बताओ कब पैसे दोगे, बताओ पैसे कब दोगे। मैंने बोला ठीक 2 महीने बाद इस तारीख पे मैं आपको पैसे दूंगा। इसने बिल बनाई, क्या बनाई, बिल। ये 3 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। चेक, जिस तरह चेक है ना, वो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। इन द सेम वे बिल्स जो होती है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जिसको हम बोलते हैं, वो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। और हैं प्रोमिसरी नोट, ठीक है ना, इंशाल्लाह इन पे भी आगे चर्चा करेंगे। ये तीनों हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। तो वैसे ये बिल भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जिस तरह चेक होती है। तो इसने इस चेक पे ना, इस बिल पे जो इसने बिल ड्रा की ना, इसने लिखा फला ही है मेरा, ये आमिर सर इसका नाम है, इसने मुझसे ये चीज़ें खरीदी हैं। हाँ आमिर सर कब पैसे दोगे, 2 महीने बाद। वो कौन सी तारीख है, ये तारीख लिखा है इसने, सब कुछ सारा कुछ लिखेगा ये। फाइनली ये क्या करेगा, ये इस पर अपना साइन डालेगा, मुझे भी इस पर अपना साइन इस डॉक्यूमेंट पे डालना है। उसके बाद एक कॉपी मुझे दी जाएगी, एक कॉपी वो रख लेगा। उठाया मैंने माल, पहुँचा मैं घर। फिर से ये 2 महीने जब हुए ना, कपूर मेरे पास आया पैसे मांगने। मैंने बोला कौन से पैसे, कब के, आप क्या मुझे कह रहे हो, मैं तो कुछ नहीं वो करता हूँ। लेकिन इसने बोला इस टाइम तो नहीं छोड़ूंगा आपको। ये कहाँ चला गया,
ये कोर्ट में चला गया, लेकिन इसके पास क्या है, इसके पास सबूत है। तो जो ही कोर्ट में ये सबूत करेगा इस बिल को, तो कोर्ट में मुझसे क्या, कोर्ट इसके बदले अब कोर्ट में से ये पैसे लेगा। तो यही जो ये डेटर है ना, जब हम इसको बिल ड्रा करते हैं ना, देन इट बिकम्स बिल इज रिसीवेबल। क्या बन जाता है ये, क्या बन जाता है ये अब बिल इज, जब हमने बिल ड्रा की तो कपूर के लिए क्या बनेगी ये बिल, बिल इज रिसीवेबल। मेरे लिए क्या बनेगी, खबर समझ आवा बेमा वानुन, मैं क्या हूं, असल में बिल इज रिसीवेबल डेटर ही होता है, बिल इज पेएबल क्या होता है, क्रेडिटर ही होता है। सिर्फ एक फर्क है यहाँ पर बिल ड्रा की जाती है। किस लिए, कल को अगर इस बंदे ने बोला अरे भाई कौन से पैसे, कहाँ के पैसे, तो उस समय ये सबूत होता है, ये लो आपने कहा था मुझे इस डेट पे मैं पैसे दूंगा, ये चीजें आपने खरीदी थी, ये इस टाइम पे इस जगह पे, सारा कुछ वहां पर लिख के होगा, उसका भी साइन होगा, मेरा भी साइन होगा। तो मैंने अपने हाथ क्या बंधे रखे हैं, काट के रखे हैं कि अगर कल को मैं उस टाइम फेल हो जाऊंगा, मुझे कोर्ट पैसे लेने आ जाएगा। सो देन दिस डेटर बिकम्स, व्हेन वी ड्रॉ द बिल, देन इट बिकेम बिल इज रिसीवेबल। ये क्या बन जाता है फिर, बिल इज रिसीवेबल। समझ आया, समझ आया। अच्छा, उसके लिए तो बिल इज रिसीवेबल है क्योंकि उसको लेना है ना, तो बिल इज रिसीवेबल है। मेरे लिए क्या बनेगा, मेरे लिए बिल इज पेएबल। ठीक है, समझ आया ये, ओके। इनके जो है ना, अगर आप लिखने बैठोगे टाइम लगेगा, मेरे पास PDF बना के मैं वो आपके ग्रुप में डालूंगा। ठीक है, ठीक है ना। चलिए, बिल इज रिसीवेबल भी होगा, बिल इज पेएबल भी हो गया। अच्छा, और एक नाम मैं देता हूँ, अमाउंट्स रिसीवेबल, अमाउंट्स पेएबल। क्या होता है, अमाउंट्स रिसीवेबल और अमाउंट्स पेएबल क्या होता है, यस नहीं, देखिए 9th term and 10th term, this will be trade receivable, trade receivable, and it will be trade payable। देखिए ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, मुझे कुछ नया नहीं पढ़ाना यहाँ पे। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब है डेटर्स प्लस बिल इज रिसीवेबल, collectively these two are known as trade receivables। debtors plus bill is receivable, collectively they both are known as trade receivables। तो फिर क्या हुआ ट्रेड पेएबल, creditors plus bill is payable, collectively these two are known as ट्रेड पेएबल्स। आवाज समझिए, ये कुछ नया नहीं है, ये मैंने पढ़ाया है। सिंपली इन दोनों को कलेक्टिवली क्या कहते हैं वो मैंने बताया। डेटर्स प्लस ट्रेड रिसीवेबल इज नोन एज ट्रेड रिसीवेबल, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल इज नोन एज ट्रेड पेएबल। क्लियर है ये, समझ आया, शाबाश। अब हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ने जा रहे हैं, विच इज अकाउंट, है ना। हम सबका होगा, है ना, हम सबका अकाउंट है, लेकिन पता नहीं अकाउंट क्या होता है, हमें पता है, शाबाश। क्या होता है अकाउंट, ये इसका हाँ टी शेप फॉर्म, इसका फॉर्मेट होता है, शाबाश। देखिए, अगर देखा जाएगा हम सबका अकाउंट है, हर किसी न किसी बैंक में हमारा अकाउंट है। आप मुझे बताइए ज़रा बेटा, ये नोटबुक इधर दो, देखो आप मुझे बताइए, अगर बैंक हम सबका एक बैंक के पास अकाउंट है, यहाँ पर 100% है ना, ओके। बैंक में हम सबका अकाउंट इसी एक पेज पे, हम जो भी ट्रांजैक्शन बैंक के साथ करते हैं ना, कलेक्टिवली इसी एक पेज पे रखते हैं। क्या कभी पता चलेगा हमें, हम मत फिर 100 ट्रांजैक्शन ही करेंगे, हम तो हज़ारों लाखों में ट्रांजैक्शन करेंगे, कभी पता चलेगा हमें, मत ना चलेगा। तो इसीलिए क्या होता है, लिसन, अकाउंट जो होता है ना, इट इज़ अ डेट वाइज समरी ऑफ ट्रांजेक्शन्स, इट इज़ अ डेट वाइज समरी ऑफ ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग, राइट, वेट आप ऐसा लिखिए, आपको आसान हो जाए। इट इज़ अ प्लेस, इट इज़ अ प्लेस, इट इज़ अ प्लेस वेयर, इट इज़ अ प्लेस वेयर similar nature of transactions, similar nature of transactions, similar nature of transactions are recorded। It is a place where similar nature of transactions are recorded। मैंने कहा अकाउंट एक ऐसी प्लेस है जहां पर जो सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, आज दिन में जो भी हम में से जेके बैंक के पास जाएगा, जेके बैंक के पास होती हैं, जिस तरह आपके पास हैं फॉर एग्जांपल रफ कॉपीज़, चाहे मैं अकाउंट्स पढ़ाऊँ, बाद में इकोनॉमिक्स सर आ जाएगा, स्टैटिस्टिक्स सर आ जाएगा, कोई भी टीचर आ जाएगा, आप सबका एक ही रफ कॉपी पे लिखते हो,
है ना, दिन का जो भी होगा। लेकिन जब आप शाम को घर जाते हो ना, हर किसी का अलग अलग, अकाउंट्स का अकाउंट्स पे, है ना, स्टैटिस्टिक्स का स्टैटिस्टिक्स पे, इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिक्स पे। जो ये अलग अलग किया जाता है ना, इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्या कहा जाता है? क्लासिफिकेशन। वैसे ही मैंने कहा, हमने दिन भर बैंक के साथ ट्रांजेक्शन किए हैं, हम सबका रिकॉर्ड इसी तरह बैंक भी रखेगा। लेकिन मैं अचानक बैंक के पास चला गया, बैंक मेरा कितना पैसा आपके पास, या बैंक मैं कितना ओ कर रहा हूँ आपको, तो बैंक को फिर ढूंढना है लाखों पेजेस में, ये आमिर सर का नाम कहाँ कहाँ पर है। तो ऐसा नहीं करेगा। वो क्या करेगा, बैंक जिस जिस पेज पे मेरा नाम होगा ना, वहां से उस ट्रांजैक्शन को उठाएगा, एक जगह पे जमा करेगा। जिस जिस पेज पे मेरा नाम होगा, उन ट्रांजैक्शंस को उठाया जाएगा और एक ही पेज पे उनको जमा किया जाएगा। जहां पर उनको जमा किया जाता है, उसी पेज को, उसको हम बोलते हैं अकाउंट। मैंने कहा अकाउंट इज अ प्लेस, ये एक ऐसी जगह होती है वेयर वी रिकॉर्ड सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस, जहां पर सिमिलर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। चाहे वो एसेट के रिलेटेड हो, चाहे वो लायबिलिटी के रिलेटेड हो, चाहे वो पर्सन के रिलेटेड हो, चाहे वो इनकम के रिलेटेड हो, चाहे वो लॉस के रिलेटेड हो, इनको वहां पर रिकॉर्ड किया जाता है। समझ आया? अकाउंट क्या हो गोमन, समझ आवा ये? हाँ बेटा, अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है ना, वो टी शेप्ड होता है। क्या होता है? अकाउंट का फॉर्मेट टी शेप्ड होता है, लाइक दिस। थोड़ा सा मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। सबसे पहले हमें होता है यहाँ पर डेट कॉलम। क्या होता है? डेट कॉलम। इसके बाद आ जाता है इसका पर्टिकुलर्स कॉलम। इसके बाद इसमें आ जाता है एलएफ कॉलम, लेजर फाइलो कॉलम। इसके बाद आ जाएगा अमाउंट कॉलम। लेकिन यहाँ पर डबल लाइन डलेगी, क्योंकि उस वो क्यों मैं अभी बोलूँगा। फिर से यही 4 कॉलम्स, डेट कॉलम, particulars column, LF column, then after that amount column। अमाउंट में जरूरी साइन रखें, हमें क्या है यहाँ पर? रुपीज, है ना? ओके, लिसन, कितने कॉलम? ये अकाउंट का टी शेप्ड क्यों है? सर आपने कहा टी शेप्ड, टी शेप्ड ऐसा होता है ना? देखो ये भी टी शेप्ड है। देखो जो 4 कॉलम्स इधर है, यही वहां पर भी हैं, ये टी बना है ना? देखिए याद रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है? ये लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट इज नोन एज डेबिट साइड। ऊपर लिखा जाता है अकाउंट को ऐसे DR, डॉक्टर नहीं है, डेबिट है ये। हाँ ठीक है ना? लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट इज नोन एज डेबिट साइड, एंड राइट हैंड साइड ऑफ अकाउंट इज नोन एज, याद रखेंगे, देयर इज नो अदर मीनिंग फॉर डेबिट एंड क्रेडिट इन द अकाउंटेंसी। सिंपली debit means left hand side of an account, credit means right hand side of an account is known as credit side। is this clear? yes, okay। now sir why DR? हम abbreviate क्यों करते हैं DR? ये एक लैटिन वर्ड है, उसका नाम है डेबिचर। डेबिचर लैटिन वर्ड है, डेबिचर, DEBITUR, डेबिचर, वन हु ओज मनी, इसकी मीनिंग यही आएगी। तो इसको हम क्या करते हैं, फिर इसको हम एब्रिवेट करते हैं, पहला लेटर और लास्ट लेटर, D और R। दैट इज वाई हम लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म DR। और जो क्रेडिट है, क्रेडिट भी एक लैटिन वर्ड से निकला है, क्रीडर, CREDER, क्रीडर। तो पहला लेटर और लास्ट लेटर, दैट इज वाई दिस इज CR। समझ आया? समझ आया? लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट, राइट हैंड साइड ऑफ अकाउंट, आया समझिए? ओके। अब यहाँ पर सर ये डेट कैसे लिखना होता है, सर ये पर्टिकुलर में क्या लिखना होता है, कैसे लिखना होता है, ये मेरा टॉपिक रहेगा जर्नल में। कहाँ पे? जर्नल में ये चीज़ें समझाऊंगे मैं, कौन चीज़ कैसे मुझे लिखनी है। मुझे बस यहाँ पर इतना बोलना था, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट क्या होता है, राइट हैंड साइड ऑफ अकाउंट क्या होता है, ठीक है ना? ओके, इसके बाद हम देखते हैं अकाउंट के टाइप्स। बताइए अकाउंट के टाइप्स क्या क्या है? ट्रेडिशनल, सर ने पढ़ाया होगा शायद, ट्रेडिशनली, पर्सनल और, वेरी गुड सर, या तो पर्सनल होते हैं, पर्सनल या इम्पर्सनल। ओके, व्हाट वी मीन बाय पर्सनल? यस, दोज अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू पर्सन्स आर नोन एज पर्सनल अकाउंट्स। इम्पर्सनल, सिंपल इसका अपोजिट, दोज अकाउंट्स विच आर नॉट रिलेटेड टू पर्सन्स आर नोन एज इम्पर्सनल अकाउंट्स। अच्छा सर, पर्सनल में क्या क्या आ जाएगा? पर्सनल में अंदर 3 तरह के पर्सन हो सकते हैं, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन।
ओके क्या कहा मैंने? देखो पर्सनल अकाउंट्स कौन से अकाउंट्स हैं? जो पर्सन्स के रिलेटेड होते हैं। आपने बोला आप सर पर्सन कौन हो सकता है? मैंने कहा पर्सन 3 तरह के हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है, रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है। अब नेचुरल कौन है? जो हमारी तरह इंसान है ना, जिसको अल्लाह ने पैदा किया, जिसके अंदर रूह है ना? तो जो भी ऐसे बंदे हैं उनको हम कहते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। आमिर अकाउंट क्या है? आकिब अकाउंट, मुश्ताक अकाउंट, माजिद अकाउंट, दैट इज नेचुरल। वाई? ये इंसान है, दैट इज वाई हम उनको बोलते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। इसके बाद है आर्टिफिशियल, दोज पर्सन्स विच हैव बीन क्रिएटेड बाय लॉ। वो बंदे जो कानून की नजर में इंसान है, जिनको कानून ने क्रिएट किया है, ऐसे पर्सन्स को कहा जाता है आर्टिफिशियल पर्सन्स। हाँ ओके, टाटा आर्टिफिशियल, इग्नाइटेड माइंड्स, हाँ बात समझ आ रही है ना? विप्रो आर्टिफिशियल पर्सन, समझ आ रहा है ना? ओके क्योंकि इनको अल्लाह ने पैदा नहीं किया, दे आर क्रिएटेड बाय लॉ। है समझिए? ओके देन आफ्टर दैट वी आर हैविंग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। व्हाट इज दैट? फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल से। हाँ याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है? शाबाश। रिप्रेजेंटेटिव देखो क्या होता है, ये वो पर्सन्स होते हैं जो नेचुरल या आर्टिफिशियल पर्सन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब क्या? देखिए यहाँ पर आपको किसी टीचर के रिलेटेड कोई इश्यू है, कोई क्वेरी है, या कुछ भी मसला इस क्लास में है। क्लास में हम किसको अपॉइंट करते हैं पहले? यस मॉनिटर, और वी कैन से सीआर, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, है ना? आप मुझे बताओ अगर कोई इश्यू इस क्लास में होगा, क्या सब चले जाएंगे सर के पास? कौन जाएगा वहां पे? खाली सीआर। अच्छा जब सीआर वहां पर बात करेगा, उसने वो खाली अपनी बात रखी कि आप सबकी बात रखी? तो उसने किनको रिप्रेजेंट किया? आप सबको रिप्रेजेंट किया। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव। इन द सेम वे मेरे अंडर 100 एम्प्लॉय काम करते हैं। कितने एम्प्लॉयज? 100। आज जो ही नवंबर का महीना खत्म हुआ ना, मुझे सैलरी देनी थी, है ना? लेकिन मेरे पास कैश मौजूद था ही नहीं, पैसे ही नहीं थे इस महीने, तो मैं सैलरी नहीं दे पाया। जो ही महीना खत्म हो जाएगा, मैंने सैलरी मत दी, मुझे क्या चढ़ेगा? कर्जा चढ़ेगा। कर्जा चढ़ेगा ना? हाँ तो जो मुझे कर्जा चढ़ेगा, कितने परसेंट का चढ़ेगा? तो मुझे कितने अकाउंट बनाने? फिर 100 अकाउंट्स बनाने 100% के, है ना? तो अगर मैं 100 अकाउंट्स बनाने बैठूं तो ये बहुत ही लेंथी जॉब है, हेक्टिक जॉब है, इस पे मुझे खर्चा भी आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम 100 अकाउंट नहीं बनाएंगे, बल्कि आप सब 100% जो यहाँ पर हो, आपको मैं एक ही नाम दूंगा, दैट विल बी आउटस्टैंडिंग सैलरी। मैं लिखूंगा आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या है? आप लोगों ने सैलरी तो कमाई है, पर मैंने पे अभी नहीं किया है। कोई भी चीज, कोई भी मतलब आउटस्टैंडिंग क्या होता है? कोई भी खर्चा जिसका बेनिफिट आपने उठाया है बट नॉट येट पेड, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड आउटस्टैंडिंग। तो मैंने आपसे सर्विसेज ली ना, 1 महीने की, नवंबर महीने की सर्विस मैंने आपसे ली, पे मत किया मैंने, तो ये मेरे लिए क्या बनेगा अब? आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्या बनेगा? इसलिए अब मुझे 100 अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है, मैं एक ही अकाउंट खोलूंगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी, और वहां पर मैं आप सबका हिसाब रखूंगा। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। समझावा? अच्छा वन पर्सनल विच आर रिलेटेड टू पर्सनस। पर्सन कितने होते हैं? नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल हमारी तरह, आर्टिफिशियल क्रिएटेड बाय लॉ, देन रिप्रेजेंटेटिव, दोज अकाउंट्स विच रिप्रेजेंट natural or artificial account. आया समझिए? Then we are having impersonal. What we mean by impersonal? Which are simply not related to persons. तो इसमें हमें 2 अकाउंट्स आ जाते हैं, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, ठीक है ना? तो इम्पर्सनल कितने हैं अब? 2, रियल और नॉमिनल। रियल अकाउंट क्या होता है? दोज अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस या एसेट्स ऑफ द बिजनेस। प्रॉपर्टी आप बोले, एसेट्स आप बोले। दोज अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू द एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर नोन एज रियल अकाउंट्स। बिल्डिंग अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। आया समझे? शाबाश। देन आफ्टर दैट वी आर हैविंग नॉमिनल अकाउंट्स, दोज अकाउंट्स which are related to expenses, losses, incomes and gains of the business are known as nominal accounts.
कोई भी अकाउंट जो एक्सपेंस के रिलेटेड होगा, जो इनकम के रिलेटेड होगा, जो लॉस के रिलेटेड होगा या जो गेन के रिलेटेड होगा, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। समझ आया ये? हाँ, एग्जाम्पल लेते हैं। सैलरी अकाउंट नॉमिनल। चलो कितना समझ आया देखता हूँ। सैलरी और आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग कौन सा है? रिप्रेजेंटेटिव बट पर्सनल अकाउंट है वो। सिंपली आप मुझे पर्सनल भी कह सकते हो, लेकिन सैलरी कौन सा है? समझ आया अब? तो यहाँ पर इसलिए मैंने कहा था क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर जब हम सैलरी, हमें पता है सैलरी, इंटरेस्ट, ये क्या है? ये एक्सपेंसेस है, लेकिन आगे वर्ड लगा होता है आउटस्टैंडिंग, प्रिपेयर्ड, एक्रूड। हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, तो इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि आगे मत कुछ लिख के। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी है और सैलरी है, हमें लग रहा है वो भी सैलरी ये भी सैलरी, इसलिए वो भी एक्सपेंस ये भी एक्सपेंस, तो दोनों क्या बनेंगे? नॉमिनल। पर ऐसा नहीं है। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है ये पर्सनल है, दैट टू रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है, और जो सैलरी है दैट इज द नॉमिनल अकाउंट। इज दिस क्लियर? हाँ, तो ये यस, नॉमिनल की एग्जांपल रिपीट। ओके, नॉमिनल मैंने कहा दीज आर दोज अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, losses, incomes or gains of the business, like interest paid, salary paid, interest received, हाँ, dividend received, royalty received, हाँ, ये क्या है? ये सारी नॉमिनल अकाउंट्स है। वाई? देखो क्या, इंटरेस्ट पेड, हमने खर्चा पे किया है, क्यों पे करेंगे? बेनिफिट उठाया होगा, है ना? ओके, सो दैट इज नॉमिनल अकाउंट। ये खर्चा है ना बिजनेस के लिए, शाबाश। ओके, रेंट रिसीव्ड, मैंने इस ये मेरा रूम है, मैंने रेंट पे दिया इसको, ये मेरे लिए क्या है? इनकम है, सो दिस इज नॉमिनल। मैंने कहा क्या क्या आ जाता है इसमें? एक्सपेंसेस, सैलरी पेड एक्सपेंस है, इनकम्स, रेंट रिसीव्ड इनकम है, लॉसेस, लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गई थी आज, है ना? तो वो क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। और गेन्स, हाँ, गेन भी क्या होता है वो भी पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है? ये किस में आ जाते हैं? नॉमिनल अकाउंट्स में। समझ आया? यस, नो नो, दे आर डिफरेंट। प्रॉफिट इज डिफरेंट, गेन इज डिफरेंट, इनकम इज डिफरेंट। प्रॉफिट नॉमिनल में आ जाएगा, गेन भी नॉमिनल में ही आ जाएगा, बट दे आर हैविंग डिफरेंट मीनिंग, ठीक है ना? नो।